हेलो बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो भी एसपीडीएफ में कैसे करेंगे। क्योंकि आपने क्लास 10 तक 9-10 में पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू बोरबरी 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32 ऐसे। लेकिन आज यहाँ पर हमको सीखना है एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखने से पहले कुछ थोड़ी सी और चीज़ें जाननी होंगी, तब आप इसको कर पाएंगे। ये एसपीडीएफ क्या है, यानी शेल क्या है, सबसेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, थोड़ा सा पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बच्चों, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपने पढ़ा होगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी, फिर इसके बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया। फिर अलग अलग मॉडल आए, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इसके बाद आपका नील्स बोर मॉडल। यानी इन लोगों ने बताया कि इस एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं। और ये भी आपको पता है कि किसी एटम का या किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है, उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और इसका मास होता है 40। इस तरह से तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है 20। इसका मतलब कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन होंगे और 20 प्रोटॉन होंगे। 20 इलेक्ट्रॉन होंगे और 20 प्रोटॉन, यानी किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो ये एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कर देते हैं, यानी 40 - 20, तो न्यूट्रॉन भी यहाँ पर 20 होंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23 होता है। इट मींस सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे बच्चों। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और तीसरा बताया न्यूट्रॉन, यानी 23 - 11 यानी 12 न्यूट्रॉन होंगे सोडियम में। अब यहाँ पर बात आती है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर कैसे अरेंज होते हैं। ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो सीख ले। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, उस पर ऋणावेश या निगेटिव चार्ज होता है। दूसरा प्रोटॉन जो होता है वो धनावेश होता है, यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, वो उदासीन होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब आइए यहाँ पर जानते हैं, अगर हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो ये देखिए कुछ इस तरह से एटम होता है। उसके सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक होता है किसी भी एटम के केंद्र में, उसके सेंटर पे क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है, यानी नाभिक होता है। उस सेंटर वाले पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब देखिए न्यूट्रॉन जो है वो आपका न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो इस प्रोटॉनों की वजह से जो नाभिक है, हम कह सकते हैं ये एक धनावेशित गोला होता है, पॉजिटिवली स्फीयर होता है, धनावेशित गोला होता है प्रोटॉनों के कारण। और ये नाभिक इस एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर आप 5 किलोमीटर की पूरी एक त्रिज्या चारों तरफ एक गोला खींच दे और उस सेंटर में 5 किलोमीटर के दायरे में, यानी बीच में एक क्रिकेट की बॉल रख दें, इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है और इतना बड़ा एटम होगा उसके कंपैरिजन में। तो आप देखें यहाँ पर एटम यानी परमाणु की तुलना में यहाँ पर नाभिक बहुत छोटा होता है। ठीक, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ आ गए, नाभिक में या न्यूक्लियस में। इसलिए प्रोटॉनों की वजह से नाभिक को कह सकते हैं ये धनावेशित गोला होता है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर डिफरेंट एनर्जी लेवल में क्या करते हैं, ये देखिए इस तरह से चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं या घूमते हैं। ठीक, ऐसे करके तो ये डिफरेंट नाभिक यानी न्यूक्लियस
के अराउंड चारों तरफ डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, और जिस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी लेवल में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब देखिए, न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, यानी उन पे फोर्स लगाता है। अगर वो फोर्स काम ना करे तो फिर इलेक्ट्रॉन चले नहीं जाएंगे छोड़ के, ऐसा नहीं है, उसको जा नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, उसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए, वो अपने इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फोर्स लगा रहा तो इलेक्ट्रॉन खींचे चले आए और नाभिक में यानी न्यूक्लियस में आके इलेक्ट्रॉन गिर जाए। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम नष्ट हो जाएगा, और अगर एटम नष्ट हो जाएगा तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी। अगर ये ब्रह्मांड है, ये दुनिया है, इसका मतलब एटम या परमाणु हम कह लें क्या स्थायी है, स्टेबल है। तो ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने आप को सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस करता है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है रिवॉल्विंग पोजीशन पे, इसलिए वो न्यूक्लियस में गिरेगा नहीं। आपने देखा होगा जैसे वो एक होता है सर्कस, उसके अंदर बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाते हैं लकड़ी का, ऐसे मौत का कुआं बोलते हैं, लेकिन वो गिरते नहीं। क्यों? वो अपने आप को सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी यही काम करता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, घूमता है। दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं कि अर्थ यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर बच्चों चक्कर लगाती है। तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा। अब देखिए यहां पर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपनी एक्सिस यानी धुरी पे भी घूमती है और नाभिक के चारों ओर यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का नाभिक, अर्थ का जो सेंटर है, केंद्र है, वो क्या है, सन है, सोलर है, और भी सारे प्लेनेट उससे क्या है, जुड़े हुए, अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग एनर्जी लेवल पे क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग एनर्जी लेवल में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस पॉजिटिव सेंटर यानी नाभिक के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन भी बच्चों ऐसे नहीं घूमता कि केवल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस, अपनी धुरी पे भी घूमता है और नाभिक के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। जैसे हमने बताया पृथ्वी अपनी एक्सिस पे कितनी देर में, 24 घंटे लगभग 24 आवर में एक चक्कर पूरा कर लेती अपनी धुरी पे, और सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमना बंद कर दे क्या होगा, बता सकते हो? अगर पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमना बंद करके केवल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे तो बच्चों दिन और रात नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल होती है और जो हिस्सा सूर्य की तरफ आता है उधर दिन, और घूम के जो पीछे चला जाता है तो वो रात हो जाती है। जैसे इंडिया और अमेरिका को देखिए तो अमेरिका जस्ट इंडिया के पीछे आता है गोल वाले, उस पे आप मैप में देखिए। तो जब इस समय अगर इंडिया में रात हो रही तो वहां पर सुबह हो रही होगी, जब वहां दिन होगा तो यहाँ रात होगी। ऐसे पृथ्वी घूमती है। और अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर दे तब क्या होगा? अगर सन जो ये देखिए यहाँ पर सूर्य है, ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, अगर ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर दे तो ये क्या होगा, सन में गिर जाएगी, सूर्य उसको खींच लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये चूंकि रोटेशन पे है, ये आपकी रिवॉल्विंग यानी ये घूम रही, इसलिए यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा, वो अपने आप को बैलेंस कर रही, इस पे गिरेगी नहीं। पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा आगे बताएंगे, ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक इधर जाएगा एक इधर, नो, इलेक्ट्रॉन क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अपनी एक्सेस पे, एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेस पे ऐसे घूमता हुआ न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा, दूसरा पैरेलल में ऐसे घूमेगा, एक ऐसे और दूसरा
ऐसे घूमेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या रोटेशन अलग है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे घूमता हुआ न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा। इस तरह से इसका होता है। आइए कुछ चीजें इसमें और जानते बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्या कि जो हमने बताया कि सेंटर में क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड ये डिफरेंट एनर्जी लेवल 1 2 3 4, इनको क्या बोलते हैं, शेल, कोस 1 2 3 4 सो ऑन। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है, ये मुख्य ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, या इनको कोस बोलते हैं या इनको शेल बोलते हैं इंग्लिश में। फिर आता है सबसेल। अगर सबसेल की बात की जाए, उपकोष, तो ये हम कह सकते हैं SPDF। और इसके बाद आता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब कह सकते हैं बच्चों वेयर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है या सबसे ज्यादा संभावना होती है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। यहां पर ध्यान दीजिए, या हम कह लें इलेक्ट्रॉनों का घर, या इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, ऑर्बिटल के अंदर। और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं, अगर s सबसेल की बात करें तो s का केवल एक ऑर्बिटल होता है और उसमें हमने बताया मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसलिए क्या होगा, S2। S में कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कम हो सकते हैं, यानी वो S1 हो सकता है या S2 हो सकता है बच्चों, लेकिन कभी भी ये S3 S4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि S के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या हो जाएगा, S2। अब आइए बच्चों, अगर P की बात करें तो P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये देखिए PX, PY और PZ। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मान के चले तो P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। P में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते बच्चों, क्यों, ईच ऑर्बिटल, अभी देखिए बताया था कि एक ऑर्बिटल में कितने, मैक्सिमम 2, तो 3 ऑर्बिटल है तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कम हो सकते हैं, P1 P2 P3 P4 P5 P6 हो सकता है, बट कभी भी P7 या P8 या उसके आगे नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर इससे ज्यादा जगह नहीं है। अब देखिए इसी तरह D के बच्चों, D के होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। 5 कौन कौन से, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² और DZ²। अगर हम यहाँ पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मान के चलें तो बच्चों मैक्सिमम D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, D1 D2 D3, यानी कम हो सकते हैं, लेकिन 10 से कभी भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होंगे बच्चों। इसी तरह F के 7 ऑर्बिटल होंगे, और अगर 3 4 7 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 14, क्योंकि 7 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो जाएंगे 14, यानी F में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने और किस हिसाब से भरेंगे। तो सेल, ये देखिए 1 2 3 4, फिर सबसेल, फिर ऑर्बिटल। और एक चीज समझिए, जो पहला सेल है उसमें केवल S सबसेल होगा, दूसरे वाले में SP होगा, तीसरे में SPD होगा, चौथे में SPD और F होगा, फिर इसके बाद SPDF होते हैं। इस तरह से सेल, सबसेल और ऑर्बिटल ऐसे करके ये आपके डिवाइड होते हैं या बटे होते हैं। पहले ये जानेंगे तभी आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। अब देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, मान लीजिए कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो 20 इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर कैसे बटे हुए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, और फिर उनमें कैसे सबसेल में भरा जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सीखना है। तो मेरे ख्याल से ये नोट कर लिया होगा। आइए आगे बात करते हैं बच्चों। अगर इन सबसेल या इनके ऑर्बिटल के शेप की बात करें, आकार की, तो पता होना चाहिए S का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है, गोल होता है।
p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, डंबल शेप होता है, px py pz, और d के 5 ऑर्बिटल बताया, ये आपके डबल डंबल होते हैं। अगर आगे और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इनको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल अभी आप इतनी चीज़ ध्यान रखिए। अब आइए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के पहले आपको एक रूल है वो जानना पड़ेगा, और वो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्या है बच्चों? ऑफ बाउ प्रिंसिपल, यानी अफवाह का निर्माण, अफवाह का निर्माण या ऑफ बाउ प्रिंसिपल। देखिए, ऑफ बाउ का मतलब होता है यहां पर बिल्डिंग अप। क्या होता है? बिल्डिंग अप। ऑफ बाउ, ध्यान रखिए, कोई साइंटिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ बाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, निर्माण, उससे लिया गया ये शब्द। तो क्या होता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल? हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है। क्या है? इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे? लोअर एनर्जी लेवल से हायर की ओर। आइए अब आपको एनर्जी लेवल डायग्राम सीखना होगा। सबसे पहले यहां पर 1s, देखिए पहली सेल में केवल s ऑर्बिटल होता है, 1p कभी नहीं होता, 2s और 2p होता है। ये देखिए 2s और 2p, d ऑर्बिटल यहां नहीं होगा। फिर तीसरे में 3s, 3p और 3d होता है, यहां पर 3f नहीं होता है। फिर 4s, 4p, 4d और क्या होता है? 4f भी होता है। फिर 5s, 5p, 5d और 5f भी होता है। 6s, 6p और 6d आगे भी होता है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 7s, 7p, यहां भी हमने केवल इतना ले लिया। अब देखिए इस तरह से आप एक लाइन में लिख लेंगे सीक्वेंस से, 1s, फिर दूसरे 1s, 2s, 2p, ऐसे एक लाइन से लिख लेंगे और इसको ऐसे करके स्केल से कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए ये बन गया एनर्जी लेवल डायग्राम। ये बुक में भी बना होगा बच्चों। ये है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। कैसे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? 1s में। 1s के बाद बच्चों कहाँ भरोगे? 2s में। 2s के बाद कहाँ भरोगे? 2p। जब ये भर जाएगा तो 3s। 3s के बाद कहाँ भरोगे? 3p। 4s, फिर 4s के बाद कहाँ भरोगे? 3d, 4p, 5s। ये सीक्वेंस है आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने का। इसको हम अलग से लिख रहे हैं, ये भी ध्यान दो। तो ये आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले कहाँ? 1s, कामा लगा के आगे बढ़ेंगे, कहाँ? 2s। 2s के बाद फिर कामा 2p, फिर 2p के बाद 3s, फिर 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद कहाँ भरेंगे? 3d, 3d के बाद कहाँ भरेंगे? 4p, 4p के बाद 5s। ऐसे भरे जाएंगे बच्चों। ये तरीका है आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने का। अब देखिए यहां पर इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो सोडियम ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 11। तो अब इलेक्ट्रॉन 11 जो हैं उनको किस तरह से फिल करोगे? कैसे भरे जाएंगे? एसपीडीएफ में बहुत आसान है। क्या करेंगे? 1s2। क्यों? s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, अभी बताया था। तो ये भर गया, कामा लगा के आगे बढ़ जाएंगे 2s, उसके बाद क्या आएगा? 2s, और ये भी 2s2 हो जाएगा क्योंकि s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। कामा लगा के 2p, 2p क्या हो जाएगा? 6। क्यों? p में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6। 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। टोटल भी जोड़ लेंगे, कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि ये कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी एक बचा, तो 2p के बाद कहाँ आएगा? 3s, तो 3s1। ये देखिए 11 हो गए, ये आपके हो गए 10 और एक ये 11, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से एसपीडीएफ में ये इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। आगे आइए, अगला एग्जाम्पल, क्लोरीन 17, 17 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे भरोगे? इसी तरह भरे जाएंगे।
पहले 1s2, क्योंकि s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भर गया पूरा, आगे बढ़ेंगे। 2s2 ये भी भर गया, s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते बच्चों। 2p6 ये भी भर गया, p में क्या 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। फिर 3s2 आगे, यहाँ भी s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। टोटल कितने हो गए? 6 4 10 2 12। फिर 3s के बाद 3p, 3s के बाद 3p, कितने बचे? 12 5 17, यानी 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 3p5, ये हो गया 17। ये इसका sPdF में कन्फिगरेशन होगा, या इस तरह से इसका sPdF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। आइए बच्चों कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। कैल्शियम 20, अब आपको 20 इलेक्ट्रॉन भरने। जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत आराम से आप करेंगे। कैसे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, यहां तक कितने हो गए? 18 18, इनको जोड़ लेंगे। और फिर 2 बचे तो 4s2, क्यों? 3p के बाद कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? 4s में। ये देखिए 4s2। कुछ इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा, तब आप कर पाएंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल जानेंगे। यहां पर इसको हटा देते हैं। देखिए यहां पर, अब आइए इसी से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। ये डायग्राम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको चाहे आप बना लीजिएगा कॉपी में, बिना इसके आपका पॉसिबल नहीं है। देखिए कुछ कन्फिगरेशन हम आगे भी कर रहे हैं। स्कैंडियम 21, इसके बाद टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26 और कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और लास्ट में आएगा जिंक 30। ये देखिए कुछ ये एलिमेंट लिखे हुए हैं। 21 से लेकर हमने कहां तक लिखा हुआ है? जिंक 30 तक। इनके कन्फिगरेशन देखेंगे तो यहां पर देखिए 1s था। सबसे पहले 1s2, 2s2 करते चले जाएंगे, इसी सीक्वेंस में भरते चले जाएंगे। 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, फिर 3p के बाद 4s, 4s2, यहाँ तक 20 हो गए। और फिर आ जाएगा 3d, 4s के बाद d और 3d1। d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम, कम हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 10 के बाद 11 नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना है। तो ये टोटल देखिए 21 हो गया, 3d1 हो गया। इस तरह से करेंगे। और एक चीज यहां पर बता दें, इसका कन्फिगरेशन ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ऐसे करके क्या 3p6 और 3d पहले लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं, 4s लिख दें, पर इलेक्ट्रॉन पहले 4s में ही भरा जाएगा। तो 4s2 यहां तक 20 हो गए, कितने? 22, तो ये हो जाएगा 3d2। ये भी सही है, ये भी सही है, यानी 3d चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में, लिखने से कोई फर्क नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में ही भरोगे, जब बचेंगे तब आप d में डालोगे। तो चाहे ऐसे लिखिए 4s को पहले या बाद में, ये चीज ध्यान रखिएगा। कुछ किताबों में ऐसे लिखा रहता है, ऐसे, दोनों आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये करना है तो समझ गए होगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। 18, 3p के बाद 3d लिख के छोड़ दो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, बट 4s पहले आएगा। 4s2 यहां तक 20 हो गए, बचे 3, तो ये हो जाएगा 3d3। इसी तरह से क्रोमियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 3d, 4s2 और 3d4, ये होना चाहिए 24। बट बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्रोमियम के केस में ये नहीं होगा, यहां पर होगा 4s1 और इसका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3d में, तो ये हो जाएगा 3d5। ये इसका सही कन्फिगरेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्रोमियम का केस अभी आगे बात करेंगे। यहां पर इसी तरह से ये सब होगा। लास्ट में देखिए हम बता देते हैं, 4s2 और ये 20 हो गया, 3d5, ये 25 हो गया। आयरन का ऐसे 1s2, 2s2 करते जाओगे, लास्ट में 4s2 और 3d6 हो जाएगा, 26। कोबाल्ट का इसी तरह करते चले जाओगे, 4s2 और 3d7 हो जाएगा। निकल 28, इसमें भी वही आप करते चले जाओगे, 4s2 3d8 हो जाएगा। कॉपर यहाँ पर क्या 3d, 4s2
और 3D9। बट यहां पर ऐसा नहीं, रुकिए, यहां पर भी आपको क्या करना है, देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन S1 होगा और इसका चला जाएगा यहां तो 3D10। ये भी आपको ध्यान रखना है, 4s2 3D9 नहीं होगा, 4s1 3D10 होगा और लास्ट में जिंक का 3D 4s2 और 3D10 हो जाएगा। तो यहां पर दो केस, क्रोमियम और कॉपर, इनमें S1 होगा, S2 नहीं होगा। S का एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा। ऐसा क्यों है ये आपको आगे बताएंगे। बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ये देखिए D के 5 ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से, और इसमें D5 है, 3D5, इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे ऐसे। तो ये देखिए ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, ये आधे भरे हुए ऑर्बिटल से, और आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए ऑर्बिटल जो हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, D में बच्चों। ये 3D10 है कॉपर का केस। तो यहां भी देखिए ये फुल फिल्ड है, सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं। ये हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड यानी आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन S का कहाँ चला जाएगा, D में। फिलहाल 30 तक केवल दो आपको केस याद रखने, क्रोमियम और कॉपर, जिनमें S1 होगा, बाकी का कन्फिग्रेशन इसी तरह चलेगा। जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे का इन द सेंस है, जब आप क्या कहते हैं 40 के बाद जाएंगे तो कई एलिमेंट हैं जिनमें S1 होगा कन्फिग्रेशन, उसमें फिर कई एलिमेंट आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जहां पर S2 ना होके S1 होगा वो आगे आपको बात करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा सा, कई बार इसको लिख लिख के, कम से कम 1 से लेकर आप 50 तक का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हाइड्रोजन 1 तो 1s1, हीलियम 2 1s2 होगा, लिथियम 3 तो क्या होगा 1s2 2s1, बेरिलियम 4 तो ये क्या होगा 1s2 2s2 4 हो गया, बोरान 5 1s2 2s2 2p1 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे आप 1 से लेकर 50 तक एलिमेंट नोट करके उनके एटॉमिक नंबर नोट करेंगे, एटॉमिक नंबर भी याद करेंगे और उनके कन्फिग्रेशन की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देते जल्दी से, क्या किसी आयन का कन्फिग्रेशन कैसे करते। बच्चे ज्यादातर गलती कर देते हैं। अगर आपको हम कर दें फेरिक आयन, सपोज ये देखिए फेरिक आयन का कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, तो ज्यादातर बच्चे क्या है, यहां पर आयन बन गया, क्या मतलब है, जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाएंगे उस पर उतने कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे। इसका मतलब आयरन से कितने 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तब इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज लगे हैं फेरिक आयन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएं जैसे Cl माइनस यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है, तब ये Cl माइनस हो गया, ये होता है आयन। तो कैटायन का मतलब उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं बच्चों, तो इसका होता है 26, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए 23। तो यहां पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 और 23 यानी 3d3 ऐसे कर देते हैं बच्चे। ये गलत है, ऐसे नहीं करेंगे। अब देखिए इसका सही तरीका क्या है। सबसे पहले इसकी ग्राउंड स्टेट पे जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 फिर 3d, ये हो जाएगा 4s2 और 3d6। ये आयरन का है ग्राउंड स्टेट में। अब बात करते हैं फेरिक आयन की, तो यहां पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकालोगे तो 4s 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरा भी जाएगा और पहले इसी से निकाला भी जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि आप टोटल 26 से 3 इलेक्ट्रॉन पहले तुमने निकाल दिया, बचे 23 और 23 का कन्फिग्रेशन कर दिया, गलत हो जाएगा। पहले ग्राउंड स्टेट को ध्यान दीजिए, फिर s से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, कम पड़ेंगे तब d से, तो अभी 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना पड़ेगा, 2 यहां से 1 यहां से, तब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये बचेगा 3d5। दिस इज द करेक्ट कन्फिग्रेशन, ये इसका करेक्ट कन्फिग्रेशन होगा बच्चों। तो आयन का कन्फिग्रेशन करने का ये तरीका है। इसी तरह से अगर Cl माइनस होता तो 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p5, ये होता है क्लोरीन का। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया तो ये हो जाएगा 3p6। ये आपका कन्फिग्रेशन हो गया क्लोराइड आयन का। राइट डाउन, इसको नोट कर लें और इसको भूलिएगा नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ आयन हम आपको और दे रहे हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा और फिर हमको बताइएगा। नोट कर लें, इन आयन की आप प्रैक्टिस करिएगा। क्रोमियम 3 पॉजिटिव और इसके बाद Mn 2+, फिर निकल 2+, कोबाल्ट 3+, यहाँ पर Cu 2+, Zn 2+। राइट डाउन, नोट करें, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके कुछ आयन्स लिखे हुए हैं, इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको करना है SPDF में कन्फिग्रेशन। मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बस केवल अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ।